नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिल्किस बानो की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें उन्होंने गुजरात सरकार पर अपने मामले के दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आरोप लगाया था। बिल्किस बानो के 11 दोषियों को रिहा किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज बिल्किस है, कल कोई और हो सकता है। राज्य को समाज की भलाई के लिए कदम उठाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि ये एक ऐसा मामला है जहां एक गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप किया गया और उसके 7 रिश्तेदारों की हत्या कर दी गई। हमने आपको सभी रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा था। सख्त टिप्पणी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने की है। साथ ही कहा कि हम जानना चाहते हैं कि क्या आपने अपना विवेक लगाया है। जिस तरह से अपराध किया गया वो भयानक है। साथ ही ये भी कहा गया है कि हर दोषी को 1000 दिन से ज्यादा का पेरोल मिला है, एक आदमी को 1500 दिन। जब आप शक्ति का प्रयोग करते हैं तो उसे जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी यहां की है और गुजरात सरकार को यहां पर फटकारा है। तो यहाँ पर तमाम तरह की दलीलें दी गई थी दोषियों को छोड़ते वक्त कि उनका व्यवहार जो है अच्छा था जेल में, और तमाम ये सवाल और दलीलें दी गई थी कोर्ट के अंदर। और अब यहाँ पर जवाबदेही बनती है और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से भी जवाबदेही की है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एनसीपी के कद्दावर नेता अजीत पवार की। एक बार फिर से वो इस वक्त सुर्खियों में है और चर्चा है कि वो अपने खास 40 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अजीत पवार ने मीडिया के सामने आकर इन खबरों का खंडन कर दिया है और ये दावा किया है कि वो मरते दम तक अपनी पार्टी के साथ ही रहेंगे, यानी एनसीपी में। बीजेपी के साथ जाने की खबरों का खंडन करने के लिए एनसीपी नेता अजीत पवार खुद मीडिया के सामने आए और दावा किया कि मीडिया में चल रही खबरें निराधार हैं। कारण नसताना माझ्याबद्दल किंवा माझ्या सहकाऱ्यांच्या मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग बेवजह मेरे और मेरे कुछ साथियों के बारे में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया में जो कुछ भी चलाया जा रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप में से कई लोग मेरे बारे में लगातार कहानियां चला रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें 1 इंच की सच्चाई नहीं है। त्या बातम्यांमध्ये काही तथ्य नाही। तुम्ही जे दाखवलेले 40 आमदारांच्या सह्या घेतल्या, आप दिखा रहे हैं कि मैंने 40 विधायकों के हस्ताक्षर लिए। इसमें कोई सच्चाई नहीं है और मुझे कोई हस्ताक्षर लेने की जरूरत नहीं है। हम सब एनसीपी के सदस्य हैं और हम एनसीपी के साथ ही रहेंगे। काही प्रकारचा आधार नाही। इसके पहले अजीत पवार विधान भवन में अपने कई विधायकों से मिले। एनसीपी पार्टी के व्हीप विधायक अनिल पाटिल भी साथ में थे। अनिल पाटिल ने भी बीजेपी में जाने की खबर को गलत बताया, लेकिन ये दावा भी किया कि अजीत पवार जो भी फैसला करेंगे वो उनका साथ देंगे। मैं अजीत दादा के साथ में हूँ और अजीत दादा पार्टी के साथ में। अजीत दादा जो भी फैसला लेंगे आप उनके साथ हैं। अजीत दादा पवार साहब को बगैर पूछे कोई फैसला नहीं ले सकते। इसके पहले पुणे में शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार के बीजेपी के साथ जाने की खबर में सच्चाई नहीं है, लेकिन शिवसेना ठाकरे गुट के संजय राउत ने शरद पवार के हवाले से ईडी का दबाव होने की बात कहकर खबर को हवा दी थी। जिस तरह से यहाँ के कुछ लोग या कुछ पार्टियां, खास करके बीजेपी, जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है या केंद्रीय जांच एजेंसी का इस्तेमाल करके शिवसेना हो, एनसीपी हो या कांग्रेस हो, उसमें फूट डालने की कोशिश दबाव तंत्र से कर रही थी, उनको आज अजीत दादा पवार जी ने जवाब दिया है। दरअसल इन खबरों के पीछे सुप्रीम कोर्ट का संभावित फैसला है। कयास लगाया जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों की सदस्यता खत्म कर दी तो सरकार बचाने के लिए अजीत पवार की मदद लेनी पड़ सकती है। लेकिन विधानसभा में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायकों की संख्या देखते हुए ये लगता नहीं। वर्तमान में बीजेपी के पास अपने 109 विधायक हैं और उसे 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है, यानी कुल 115 विधायक हुए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ 40 उनके और 10 निर्दलीय विधायक मिलाकर 50 विधायक हैं। 115 और 50 मिलाकर हुए 165, जबकि विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 का ही है। अगर 16 विधायक अपात्र हो भी जाते हैं तो भी सरकार के साथ 149 विधायक रहते हैं।
16 विधायक अपात्र होने पर विधानसभा में 277 विधायक बचेंगे और बहुमत का आंकड़ा भी 145 से घटकर 137 होगा, जबकि सरकार के पास 149 विधायक हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर शिवसेना के 16 विधायकों की सदस्यता रद्द भी कर देती है तो भी वर्तमान सरकार पर कोई खतरा नहीं। रही बात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की, तो सदस्यता जाने के बाद भी वो 6 महीने तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। तो फिर अजीत पवार को लेकर चर्चा क्यों? कहीं ये महाविकास आघाड़ी में फूट डालने की बीजेपी की चाल तो नहीं? मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले जगदीश शेट्टार अब कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने उन्हें हुबली धारवाड़ सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, जहां से वो जीतते रहे हैं। बीजेपी के अंदर उनकी ये शिकायत थी कि पिछले 2 साल से उनका अपमान हो रहा था और उनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, बावजूद उनको वहां बीजेपी ने टिकट नहीं दी। तमाम तरह की शिकायतें थी शेट्टार को। बीजेपी ने हालांकि बताया जा रहा है उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। दिल्ली आकर वो बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से भी मिले थे और अब वो आखिरकार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक में बीजेपी पार्टी नेताओं के विद्रोह की वजह से मुश्किल दौर से इस वक्त गुजर रही है और साथ में तीनों ही पार्टियों के वो उम्मीदवार भी जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, सिद्धारामैया, कुमारस्वामी और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, इनमें से कुछ के सामने यहां पर दोहरी चुनौती देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री पद के 2 दावेदार सामने दिख रहे हैं, DK शिवकुमार और सिद्धरामैया। जेडीएस के कुमारस्वामी और बीजेपी पहली बार किसी स्थानीय कद्दावर नेता के नाम पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। इस बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई 2 सीटों से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट सिर्फ उनकी पुरानी सीट शिग्गांव से ही मिला, जहां से वो 2008 से लगातार जीतते आए हैं। लेकिन जीत का अंतर कभी भी 15,000 वोट से ज्यादा नहीं रहा। एंटी इनकम्बेंसी और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री पद के दावेदार कोरबा समाज के OBC नेता सिद्धरामैया की राह भी वरुणा में आसान नहीं है। वो भी वरुणा के साथ साथ कोलार से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट सिर्फ वरुणा से ही मिला। उनके सामने बीजेपी ने लिंगायत नेता V सोमन्ना को उतारा है। वरुणा में लिंगायत मतदाता 52,000 के आसपास है। 47,000 अनुसूचित जाति के हैं, 30,000 अनुसूचित जनजाति के, 35,000 कुर्बा, मुसलमान 9,000 और वक्कलिगा 21,000 है। बस कनकपुरा में DK शिवकुमार की राह आसान लगती है। भले ही उनके खिलाफ बीजेपी ने अपने बड़े नेता R अशोक को उतारा हो, लेकिन यह सच्चाई है कि इस सीट पर 2008 से पहले जनता परिवार और 2008 के बाद कांग्रेस के DK शिवकुमार जीतते रहे हैं। बीजेपी का वहां जनाधार नहीं दिखता, जहां 52% वक्कलिगा हैं, जिन पर DK शिवकुमार की अच्छी पकड़ है। और जेडीएस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कुमारस्वामी को टक्कर देंगे बीजेपी के CP योगेश्वर। 51% वक्कलिगा वोटर्स वाली इस सीट से कुमारस्वामी मौजूदा विधायक हैं। यह किसानों का इलाका है। पहली बार मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया था और दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर किसानों का ब्याज माफ किया। उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जिससे कोई भी कभी भी आसानी से मिल सकता है। इन बड़े नेताओं में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की चुनौती काफी बड़ी है, क्योंकि कहते हैं कि जहां इन्हें अपने प्रतिद्वंदियों से तो लड़ना ही है, साथ ही साथ पार्टी के अंदर भी कई प्रभावशाली नेता हैं जो चाहते हैं कि ये चुनाव हार जाएं ताकि उनका रास्ता साफ हो जाए। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया।
रेलवे की बात करते हैं। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों के सफर को सुविधाजनक और बेहतर बनाने के लिए अक्सर नियमों में बदलाव करता रहता है, लेकिन इसके बावजूद देश में ट्रेनों के देरी से चलने की समस्या भी आम है। देश में इन दिनों वंदे भारत काफी सुर्खियों में है और ये दावा किया जाता है कि ये 160 किलोमीटर से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। लेकिन पिछले 2 सालों में हुआ क्या है, इसकी हकीकत क्या है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये देश की सबसे तेजी से दौड़ने वाली ट्रेन है। दावा है मौजूदा वक्त में भी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। लेकिन हकीकत खुद रेलवे ने सूचना के अधिकार के तहत बताई है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि भारत की सबसे अधिक गति से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 2021-22 में लगभग 84 किलोमीटर प्रति घंटे, जबकि 2022-23 में 81 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से दौड़ी है। इस अवधि यानी 2021-22 में राजधानी एक्सप्रेस की औसत रफ्तार 71 किलोमीटर प्रति घंटा, शताब्दी की लगभग 72 किलोमीटर प्रति घंटा, दुरंतो की 69 किलोमीटर प्रति घंटा, तेजस की 75 से ज़्यादा प्रति घंटा रफ्तार रही है, जबकि मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की 53 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रही है। 2022-23 में राजधानी की औसत रफ्तार 71 किलोमीटर प्रति घंटा थी, शताब्दी की 69 किलोमीटर प्रति घंटा, दुरंतो की 67 किलोमीटर प्रति घंटा, तेजस की 73 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की 51 किलोमीटर प्रति घंटे रही है। देश में चलाई जा रही वंदे भारत जो कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, इसकी स्पीड को लेकर के मीडिया में कई बातें होती रही है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा जाता है कि 130 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ती है, कुछ में कहा जाता है कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक दौड़ सकती है। तो एक मन में जानने की उत्सुकता हुई कि वंदे भारत सहित राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, तेजस, मेल एक्सप्रेस एवं पैसेंजर ट्रेनों की एवरेज स्पीड क्या है। This train, as we all know, has a good speed potential, but the speed potential gets currently limited by the tracks. यही नहीं, रेल मंत्रालय ने बताया है कि साल 2022-23 में कुल 2,74,587 ट्रेनें लेट हुई, जिसमें लगभग 4,46,206 घंटे का समय बर्बाद हुआ। इसे हर दिन के हिसाब से देखें तो इन ट्रेनों के लेट होने से 18,551 दिनों का समय खराब हुआ। इस तरह रेलवे ने लेट लतीफ़ी के चलते पूरे 1 साल में 50 साल से ज़्यादा का समय गंवा दिया। इस मामले में रेलवे ने आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल्ली में हमारे एक वरिष्ठ साथी से बात करते हुए रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि परिवहन का कोई भी साधन अपनी पूरी यात्रा में अधिकतम गति बनाकर नहीं रख सकता। ट्रैफिक, कोन और भी कई सारी वजहें होती हैं, और ये भी कभी दावा नहीं किया गया था कि अपने पूरे सफ़र में वंदे भारत 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही दौड़ेगी। नई दिल्ली में अपने सहयोगी राजीव रंजन और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। देश में दाल की कमी के चलते अरहर दाल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 1 महीने में ही अरहर के भाव करीब 10 रुपए प्रति किलो बढ़ गए और इस बढ़ोतरी के पीछे म्यांमार और दक्षिण अफ्रीका तक को वजह बताया जा रहा है। सरकार इस महंगाई को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठा रही है, देखते हैं रविशंकर शुक्ला की रिपोर्ट। दाल में तो 20% का इजाफा हुआ अरहर दाल में। अच्छा, पहले 105 रुपए किलो थी, आज 130 रुपए किलो दाल सेलिंग प्राइस हो गई है। मतलब बढ़िया दाल है। जो इसकी बिक्री पर सर असर तो पड़ता ही है, कम कर दिया लोगों ने लेना। अरहर दाल पहले जो 5 किलो लेते थे, अब वो 1 किलो 2 किलो लेके काम चला रहे हैं। कहाँ से खाएंगे, इतनी महंगी दाल हो रही है। क्या रेट चल रहा है भाई? 130 रुपए केजी। आम आदमी के लिए दाल खाना आजकल और महंगा हो गया है। बीते 1 महीने में तूर यानी अरहर और उड़द के भाव में खासी तेजी देखी जा रही है। खुद उपभोक्ता मंत्रालय की रिपोर्ट देखें तो पता चलता है कि दिल्ली में तूर की दाल के दाम 15 मार्च को 110 रुपए और मुंबई में 133 रुपए थे, जो 17 अप्रैल में दिल्ली में बढ़कर 120 रुपए और मुंबई में 146 रुपए हो गए। वहीं दक्षिण के तिरुवनंतपुरम में दाल 160 रुपए तक पहुंच गई है।
इस संकट को समझने के लिए 30 साल से दाल के आयात निर्यात से जुड़े ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रधान सुनील बलदेवा के पास पहुंचे। बलदेवा कहते हैं कि दाल के दाम बढ़ने का कनेक्शन अफ्रीका और म्यांमार जैसे देशों से भी है। जनवरी ऑनवर्ड जो ही अफ्रीका से तुअर का आना बंद हो गया और यहाँ पे जब डिमांड बढ़ने लगी तो भाव बढ़ने लगे थे, लेकिन ये उम्मीद थी कि म्यांमार से इंपोर्ट होगा और म्यांमार से इंपोर्ट होने के बाद ये कंट्रोल में रहेगा, लेकिन म्यांमार से इंपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। दोबारा जब अफ्रीका कंट्री से जब इंपोर्ट फसल आएगी जुलाई में और जब माल आना चालू होगा तब तुअर की फसल के दाम जो है वापस कंट्रोल में हो जाएंगे। लेकिन दाल के दाम बढ़ने के पीछे सूखा और बिन मौसम बारिश की भी भूमिका है। सरकारी आंकड़े देखें तो पता चलता है कि खरीफ में दलहन की पैदावार जहां पिछले साल 2021-22 में 42 लाख टन थी, वहीं इस साल घटकर 36 लाख टन रह गई है। इस साल कर्नाटक में पड़ा सूखा और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बेमौसम की बारिश ने दाल की फसल को खासा नुकसान पहुंचाया है। साथ ही दलहन की जो बुआई होती है उसमें 4% का रकबा जो है वो घट गया है। अब दाल की उपलब्धता को लेकर सरकार चिंतित है। शनिवार को 12 जगहों पर बैठक करके सरकार ने सभी स्टॉकिस्ट को शुक्रवार तक स्टॉक बताने को कहा है। साथ ही सरकार अब नेफेड या केंद्रीय भंडार आदि के जरिए दाल बेचने की तैयारी भी कर सकती है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और बात करते हैं मौसम की। इस साल सर्दी देर तक काफी चली, लेकिन गर्मी आई तो बेहाल कर रही है। मौसम विभाग और सरकार की बढ़ती हुई गर्मी पर नजर है। 5 राज्यों में लू की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। पश्चिम बंगाल और बिहार में पिछले 4-5 दिन से लू चल रही है। वेस्ट बंगाल, झारखंड और ये बिहार। मंगलवार को मौसम विभाग ने बताया कि गर्मी और बढ़ेगी और औसत तापमान 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जा सकता है। ऑरेंज अलर्ट मीन एडवाइजरी का, जैसे फर्स्ट स्टेज एडवाइजरी का क्या हो गया, येलो कलर, सेकंड स्टेज ऑरेंज, अकॉर्डिंगली एज पर एनडीएमए गाइडलाइंस उसके अलर्ट्स हैं। और अगर हम स्पेसिफिकली बिहार की और वेस्ट बंगाल की बात करें, जहां में हमारी जो वार्निंग है हीट वेव टू सीवियर हीट वेव। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 4 दिन हीट वेव का सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में होगा। और इस खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने इन राज्यों की सरकारों को एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि हीट वेव के संकट से निपटने के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो गाइडलाइंस तैयार किए हैं उनका सख्ती से पालन करना बेहद जरूरी होगा। पश्चिम बंगाल और बिहार की सड़कों पर लू का असर दिख रहा है। बंगाल के कई जिलों में स्कूल बंद किए जा चुके हैं। 42 टेम्परेचर 43 अप्रैल में होता था, अब 20 से ही हीट वेव शुरू हो गया है। हमारे समझ से गवर्नमेंट को 1-2 बार प्रिकॉशन के तौर पर एडवाइजरी जारी कर देना चाहिए। कल 43.5 था ना, अप्रैल में ही हाल है, तो बाकी तो मई, जून, जुलाई तो बाकी है ना। अब कैसे लोग रह पाएगा भाई साहब, समझ सकते हैं। वैसे फरवरी में भी औसत से ज्यादा तापमान रहा। मार्च में बेमौसम बरसात हुई। अप्रैल और ज्यादा गर्म होता जा रहा है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि ये ग्लोबल वार्मिंग का इशारा तो नहीं। क्लाइमेट चेंज के लिए जैसे आप बात करते हैं, इसके लिए कम से कम 30-40 साल का हमें डाटा देखना पड़ता है। ठीक है, वो बात सच है कि टेम्परेचर्स ग्लोबली राइज हो रहे हैं, लेकिन ये हर साल वेरिएबिलिटी होता है। मौसम विभाग के मुताबिक आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों, ओडिशा, झारखंड में भी अगले 3-4 दिन हीट वेव रहने का अनुमान है। दिल्ली से सुशील राठी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात करते हैं। कल शाम अचानक से वो पुरानी दिल्ली पहुंचे और यहां पर उन्होंने स्ट्रीट फूड का मजा लिया। वो लोगों से मिले और इस मौके पर राहुल गांधी को अपने बीच लोग अचानक से पाकर काफी उत्साहित हो गए और लोगों ने उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। रमजान के महीने में पुरानी दिल्ली में काफी रौनक रहती है।